चलो कुछ क्वेश्चन निकल रहा, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन x माइनस a इंटू कॉस x माइनस b dx। ठीक है, नेक्स्ट 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 कॉस वाला भी देख लो, dx अपॉन कॉस x माइनस a इंटू कॉस x माइनस b। ठीक है, नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ x प्लस a डिवाइडेड बाय साइन ऑफ x प्लस b dx। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ the gradient of curve is given by dy by dx equals to 2x minus 3 upon x square. Curve passes through 1, 2. Find its equation. Find curve. इक्वेशन निकालना, कर्व का इक्वेशन निकालना। ठीक, चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन देखो तो आइडिया तो आ गया होगा ना, सर किसी ना किसी का डिफरेंस ऊपर सेट कर दो, है कि किसका डिफरेंस सेट करें? नहीं, इस दोनों का डिफरेंस करने पे x गायब हो जा रहा है ना, एंगल दोनों को माइनस करने पे x गायब हो जा रहा है। ठीक, कांस्टेंट आ रहा है, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे। अब बात है कि किससे मल्टीप्लाई, किसको यहाँ पे एडजस्ट करने पे फायदा होगा, साइन या कॉस? नीचे है साइन इंटू कॉस, ऐसा कुछ करके डिफरेंस फॉर्म में सेट हो जाए या ऐड के फॉर्म में सेट हो जाए। अगर तुम ऊपर, अगर यहाँ पे हम लोग साइन ऑफ x माइनस a माइनस x माइनस b सेट कर लेंगे तो साइन a कॉस b कॉस a साइन b, साइन a कॉस b कॉस a साइन b। तो एक केस में क्या होगा, साइन x माइनस a कॉस x माइनस b ना, उस केस में कॉस x साइन x माइनस a कैंसिल हो जाएगा, उस केस में साइन x माइनस a कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आएगा कॉस x माइनस a डिवाइडेड बाय कॉस x माइनस b। सही बोल रहे हैं? सोच एक बार, क्या फर्क पड़ेगा? इसको एक्सपैंड करके सोचना, साइन a कॉस b कॉस a साइन b। उसके बाद सॉल्व होगा, सिंप्लीफाई होगा या फिर और लेंथी हो जाएगा। तो साइन x माइनस a, साइन x माइनस a कॉस x माइनस b माइनस कॉस x माइनस a साइन x माइनस b। इस केस में डिवाइड कर रहे हैं साइन x माइनस a इंटू कॉस x माइनस b से। ठीक है, अब जब इंडिविजुअली डिवाइड करोगे तो कॉस x माइनस कॉस, ये दोनों एक बार साइन कॉस दोनों कैंसिल हो जाएगा, दोनों रहेगा ना, एक बार दोनों कैंसिल हो जाएगा और एक बार कॉट इंटू साइन टेन बन जाएगा। कोई फायदा हो क्या? दोनों डिवाइड करो तो टर्म सॉल्व कर लोगे, कॉट इंटू टेन का क्या करोगे, फिर से 2 का मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा, आ जाएगा। अब सोच, यहां अगर कॉस लेते हैं तो कॉस x माइनस a कॉस x माइनस b प्लस साइन x माइनस a इंटू साइन x माइनस b सेट हो जाएगा ना। अब तक फायदा होगा, इस केस में क्या होगा, कॉस कैंसिल, कॉस बाय साइन कॉट, प्लस इस केस में साइन कैंसिल, साइन बाय कॉस टेन, तो कॉट प्लस टेन हो गया ना, कॉट को इंटीग्रेट कर लेंगे, टेन को इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, नीचे अगर डिफरेंट हो तो ऊपर कॉस लेंगे, नीचे अगर सेम हो तो ऊपर साइन लेंगे। नीचे डिफरेंट हो, साइन है कॉस है, डिफरेंट है, ऊपर कॉस लेना, सेम वाला। नीचे अगर सेम हो तो ऊपर डिफरेंट वाला लेना। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंडिविजुअली डिवाइड जब करोगे तो फर्स्ट केस में साइन कौन सा कैंसिल होगा, कॉस कैंसिल, कॉस बाय साइन कॉट x माइनस a प्लस 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 प्लस, सेकेंड केस में साइन x माइनस a कैंसिल, साइन x माइनस b डिवाइडेड बाय कॉस x माइनस b मींस tan ऑफ x माइनस b। अब तो दोनों को इंटीग्रेट कर सकते हैं ना। अच्छा, एक चीज 1 अपॉन ये एक्स्ट्रा लाइन है तो कॉस ऑफ b माइनस a डिवाइड करना होगा। चाहिए इसके मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, कांस्टेंट है ये, x तो कट जाएगा, ऐसे ही सेट किए हैं,
ये फॉर्म सेट होंगे, आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। कॉट का इंटीग्रेशन ln sin, कॉट का इंटीग्रेशन ln sin x माइनस a, sin x माइनस a, tan का इंटीग्रेशन ln sec x माइनस b प्लस c। ठीक है, किसी को डाउट है तो देख लो एक बार। तो इस चीज का यूज ना डिफरेंस फॉर्म में सेट करना या ऐड फॉर्म में सेट करना, इंटीग्रेशन में नहीं होता, बहुत जगह होता है। तो हमेशा ध्यान रखना, नीचे साइन कॉस डिफरेंट है तो ऊपर कॉस लेना, ताकि एक एक कटे एक एक रह जाए, सेम टाइप का रहे, ताकि डिवाइड करने के बाद कॉट और टेन सेट हो जाए। यहाँ पे देख दोनों जगह कॉस है, तो यहाँ पे कॉस लेने से घाटा होगा ना, कॉस लोगे तो कॉस कैंसिल, एक में दोनों कट जाएगा, एक में दोनों रह जाएगा। इस केस में अगर कॉस लोगे तो एक में दोनों कैंसिल, एक में दोनों रह जाएगा ना, फायदा नहीं होगा। इस केस में साइन लेंगे, हटा इसको। इसको भी उसी टाइप से सेट करना है, इसको भी उसी टाइप से सेट करेंगे, ऊपर लेकिन साइन लेंगे। ठीक, तो साइन x माइनस a माइनस x माइनस b, तो क्या एक्स्ट्रा आया साइन b माइनस a, 1 अपॉन साइन b माइनस a से डिवाइड भी कर लिए, डिवाइडेड बाय cos x माइनस a इंटू cos x माइनस b। अब एक्सपेंड करके इंडिविजुअली डिवाइड करो, 1 अपॉन साइन b माइनस a, 1 अपॉन साइन b माइनस a, इंटीग्रेशन ऑफ साइन a cos b cos a साइन b। एक केस में cos x माइनस b कैंसिल, तो sin x माइनस a डिवाइडेड बाय cos x माइनस a tan x माइनस a। ठीक है, माइनस cos a sin b, cos x माइनस a कैंसिल हो जाएगा, sin x माइनस b डिवाइडेड बाय cos x माइनस b मींस tan of x माइनस b dx। दोनों का इंटीग्रेशन आता है हम लोग को, फाइनली कितना आ गया 1 अपॉन sin b माइनस a इंटू ln sec x माइनस a माइनस ln sec x माइनस b प्लस c। सही है, लिख लो। शायद पिछले क्वेश्चन में ना एक छूट गया था, इसको भी लिखना। ठीक, हटा इसको। थर्ड देख, साइन एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस बी ना, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस बी डीएक्स। ऊपर वाले को नीचे वाले के फॉर्म में लिखो, ताकि डिवाइड करने टाइम फायदा हो। ठीक, ऊपर वाले को नीचे वाले के फॉर्म में लिखो, तो नीचे रहने दे साइन एक्स प्लस बी, ऊपर लिख रहे हैं साइन एक्स प्लस बी प्लस ए माइनस बी डीएक्स। ठीक है, अब उसको एक्सपेंड कर, तो साइन एक्स प्लस बी कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस एक्स प्लस बी साइन ए माइनस बी होल डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस बी। अब इंडिविजुअली डिवाइड कर लो, डिवाइड करेंगे तो इस केस में साइन एक्स प्लस बी कैंसिल होगा, कॉस ए माइनस बी रह जाएगा, और इस केस में कॉस है प्लस कॉस बाय साइन कॉट हो जाएगा, कॉट ऑफ एक्स प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी डीएक्स। कर लोगे इंटीग्रेट, तो कॉस ए माइनस बी तो कांस्टेंट है ना, तो पहला टर्म का इंटीग्रेशन आएगा कॉस ऑफ ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस इस टर्म का इंटीग्रेशन कॉस का साइन तो साइन एक्स प्लस बी, साइन ए माइनस बी तो कांस्टेंट है ना, तो बाहर निकालेंगे, तो साइन ए माइनस बी टाइम्स साइन एक्स प्लस बी एंड प्लस सी। चेक कर ले, सही है, चेक कर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
dx। तो एक कर्व का dx गिवन है और कर्व के बारे में पूछ रहा है। एक कर्व का dx ले लिया और कर्व के बारे में पूछ रहा है, इंटीग्रेट कर लेंगे। तो dydx गिवन है 2x माइनस 3/x²। dx को साइड ले जा, तो dy इक्वल्स टू 2x माइनस 3/x² dx। इंटीग्रेट कर, dy का इंटीग्रेशन y इक्वल्स टू 2x का x² और माइनस 3 x टू द पावर माइनस 2 x टू द पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाय -1 तो प्लस 3/x। एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। इसी इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट का वैल्यू निकालने के लिए एक पॉइंट भी दिया हुआ है कि वो कर्व 1,2 से पास कर रहा है। मींस ये इक्वेशन 1,2 को सेटिस्फाई करेगा, ये एक्सप्रेशन 1,2 को सेटिस्फाई करेगा। तो y की जगह 2, x की जगह 1 पुट कर प्लस c, तो c का वैल्यू आ गया कितना है -2। तो फाइनली कर्व क्या हो गया x² प्लस 3/x माइनस 2। ठीक है, नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं जो इंटीग्रेशन में ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहला तो इंटीग्रेशन k टाइम्स f ऑफ x dx। कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है। कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई में है तो कांस्टेंट को इंटीग्रेशन साइन से बाहर निकाल सकते हैं, या कोई यूज करते भी आए हो तो k टाइम्स f ऑफ x dx, इसमें डाउट नहीं है। फिर प्लस माइनस में सेपरेट कर सकते हैं, ये भी बात हम कर चुके पहले। f ऑफ x प्लस माइनस g ऑफ x प्लस माइनस h ऑफ x dx। इसको अलग अलग इंटीग्रेट करके भी ऐड कर सकते हो। इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ h ऑफ x dx। अलग अलग सेपरेटली प्लस और माइनस में सेपरेटली ऐड करके इंटीग्रेट कर सकते हो, इंटीग्रेट करके ऐड कर सकते हो। ठीक, इंटीग्रेट करके ऐड कर सकते हो। सही है, लिखो इस दोनों पॉइंट को। आगे नेक्स्ट, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ कांस्टेंट c, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, ज्योमेट्रिकली इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट क्या शो करना चाहता है। सुनो ध्यान से, सुनो चलो। इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx, इसको लोग क्या लिखते हैं, फंक्शन f ऑफ x प्लस c। ये साफ साफ समझ रहा कि इस पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के बाद, इस पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के बाद हमेशा क्या मिलेगा, f ऑफ x। इसका डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा, इस पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के बाद हर केस में f ऑफ x मिलेगा ना। तो ऐसा बोल सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx एक फैमिली ऑफ पैरेलल कर्व मिलता है। तो f ऑफ x प्लस c में c को चेंज करते जाओगे, f ऑफ x एक हो गया, एक हो गया f ऑफ x प्लस 1 तो थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, f ऑफ x प्लस 2 थोड़ा और ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, f ऑफ x प्लस 3 ऐसा कुछ होता है ना पैरेलल कर्व्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx क्या होगा, फैमिली ऑफ पैरेलल कर्व्स। तो किस टाइप का फैमिली, किस टाइप के कर्व का फैमिली, तो ऐसा फैमिली ऑफ कर्व मिलेगा जिसके किसी x पे ऑब्जर्व करोगे तो टेंजेंट का स्लोप या टेंजेंट पैरेलल आएगा। किसी x पे ऑब्जर्व करने जाओगे तो टेंजेंट का स्लोप सेम आएगा। थोड़ा सा टेंजेंट ऊपर ड्रॉ कर, ठीक,
टेंजेंट का स्लोप सेम आएगा सारे केस में, आएगा ना। डिफरेंशिएट करने के बाद एफ डैश एक्स, हर केस में एफ डैश एक्स ही आएगा ना। तो किसी पर्टिकुलर एक्स पे अगर स्लोप निकालोगे तो हर कर्व का स्लोप सेम आएगा। कौन सा बड़ा बात है, इसको डिफरेंशिएट करो, सी का डिफरेंशियल 0, तो डिफरेंशिएशन में यही इफेक्ट करेगा ना। तो ये फैमिली ऑफ पैरेलल कर्व्स है। जैसे पैरेलल कर्व बोले तो हर पॉइंट पे डिफरेंशिएशन सेम आएगा ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डीएक्स क्या होता है, फैमिली ऑफ पैरेलल कर्व्स, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करने से एक ऐसा फैमिली मिलता है, इंडिफिनिट की बात कर रहे हैं, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन करने से एक ऐसा फैमिली मिलता है जिसका किसी पर्टिकुलर एक्स पे, कोई भी एक पर्टिकुलर एक्स लो, उस पे टेंजेंट ड्रॉ करो, टेंजेंट पैटर्न आएगा, मतलब स्लोप सेम आएगा, ठीक, सही है। अच्छा, डिफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है, तो इसी फैमिली का एक पर्टिकुलर मेंबर, डिफिनिट क्या होता है, इसी फैमिली का कोई एक पर्टिकुलर मेंबर, जैसे पिछले वाले केस में सी आया था ना, फिर सी का वैल्यू निकाले, तो जब तक सी था वो फैमिली ऑफ कर्व था, सी कुछ भी हो सकता है, बट उसका क्वेश्चन में था कि उस फैमिली का वो मेंबर निकालो जो 1,2 से पास कर रहा है। तो 1,2 सेटिस्फाई कराए, 1,2 सेटिस्फाई करा दिए कर्व के फैमिली में, और उस कर्व के फैमिली में सेटिस्फाई कराने के बाद कांस्टेंट निकाल लिए तो एक पर्टिकुलर मेंबर मिल गया। नहीं, बहुत सारा कर्व मिला, उसमें से एक पॉइंट से तो एक ही कर्व पास करेगा ना, पैरेलल कर्व है तो एक पॉइंट से एक ही कर्व पास करेगा। अगर उस पॉइंट को उस फैमिली में सेटिस्फाई करेंगे तो ये वाला कर्व मिल जाएगा ना, ठीक है। तो जो सेकंड आंसर जो हम लोग का -2 के साथ आया था, इससे पहले वाले केस की बात कर रहे हैं, -2 जो आया था ना, वो था मेरा डिफिनिट फिक्स कर्व, और जो सी के साथ आता है वो फैमिली ऑफ कर्व, क्लियर है। बढ़िया, आगे इसको सुनो, एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन को इंटीग्रेट करें, ठीक, एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन को इंटीग्रेट करके एक फंक्शन मिला मुझे, ठीक। तो क्या ये फंक्शन, ये वाला फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है क्या, ये वाला फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन को इंटीग्रेट करोगे तो जो फंक्शन मिलेगा वो फंक्शन कभी डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, सोच के देख। एफ ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूअस है, एफ ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूअस है, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, जब एफ डैश एक्स के इक्वल है ना, तो एफ डैश एक्स कॉन्टिन्यूअस है, एफ डैश एक्स कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स के बारे में क्या बोल सकते हो, स्लोप अगर कॉन्टिन्यूअस है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा क्या, हाँ सर बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस होगा, क्योंकि डिफरेंशिएट करने से पहले ही डिफरेंशिएट उसी को कर सकते हैं ना जो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो, बिना कॉन्टिन्यूअस के डिफरेंशिएशन होगा ही नहीं। तो एफ डैश एक्स कॉन्टिन्यूअस है तो एफ एक्स भी कॉन्टिन्यूअस होगा। एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का इंटीग्रेशन हमेशा एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन आता है, ठीक, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का इंटीग्रेशन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। तो इंटीग्रल फंक्शन ऑफ a continuous function
is also continuous. कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का इंटीग्रेशन हमेशा कॉन्टिन्यूअस आता है, ठीक है। बढ़े आगे, एफ ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूअस है, लिख लेना एफ ऑफ एक्स ये कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। नेक्स्ट डिसकॉन्टिन्यूअस का, अगर एफ ऑफ एक्स डिसकॉन्टिन्यूअस है तो एफ ऑफ एक्स अगर डिसकॉन्टिन्यूअस है तो उसके इंटीग्रेशन के बारे में क्या बोल सकते हैं, डिसकॉन्टिन्यूअस है तो उसके इंटीग्रेशन के बारे में क्या बोल सकते, सोच के बताओ। एफ ऑफ एक्स डिसकॉन्टिन्यूअस है, तो डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन का इंटीग्रेशन कॉन्टिन्यूअस भी आ सकता है, ठीक। तो जैसे मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू पावर -1/3 dx करते, ठीक। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x टू दी पावर -1/3 + 1 2/3 डिवाइडेड बाय 2/3 प्लस c। ये तो 0 पे कॉन्टिन्यूअस है ना, ये 0 पे डिसकॉन्टिन्यूअस है, बट ये तो 0 पे कॉन्टिन्यूअस है नहीं। तो डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन का इंटीग्रल फंक्शन ऑफ अ डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन need not to be continuous, need not to be discontinuous, need not to be discontinuous, ठीक है। तो डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन का इंटीग्रेशन डिसकॉन्टिन्यूअस होगा ऐसा नहीं बोल सकते, कुछ भी हो सकता है, कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है, डिसकॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है, ठीक। दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो need not to be continuous, ठीक है। देखो इसको आगे नेक्स्ट पॉइंट देखो, पीरियोडिक फंक्शन का इंटीग्रल फंक्शन, एफ ऑफ एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक। पीरियोडिक फंक्शन है तो उसका इंटीग्रल फंक्शन पीरियोडिक ही होगा क्या, ऐसा कोई कंपल्सरी है। देखते हैं, एक फंक्शन लेते हैं sin x + 1 dx, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, -cos x + x + c ना। sin x + 1 तो पीरियोडिक है बट ये पीरियोडिक नहीं है, ठीक है। तो इंटीग्रल फंक्शन ऑफ अ पीरियोडिक फंक्शन need not to be periodic, need not to be periodic, ठीक है। पीरियोडिक फंक्शन का इंटीग्रेशन पीरियोडिक होगा, ऐसा कोई कंपल्सरी केस नहीं है, ठीक है। सेम लिखो इसको, फर्स्ट क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम आगे देखेंगे, ठीक। तो क्लास ऑफ करते हैं।